हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। और आज चलते हैं अपनी वीडियो नंबर 20, जिसमें हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 6 के अगले टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। तो देखिए, स्टाफिंग के कंपोनेंट्स क्या हैं। अभी तक हमने देखा कि स्टाफिंग क्या होती है और स्टाफिंग के जो हमारे मेथड्स हैं वो हमने यहाँ पर देखे थे कि स्टाफिंग को किस प्रकार से प्रोसेस में लाया जाता है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के द्वारा। तो उसमें से हमने देखा कंपोनेंट्स, मेनली 3 कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें पहला होता है रिक्रूटमेंट, सेकंड इज सिलेक्शन एंड थर्ड ट्रेनिंग। ओके, तो यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स स्टाफिंग के दिए हुए हैं। तीनों कंपोनेंट्स को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट की। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिक्रूटमेंट क्या है, व्हाट इज द सेंस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो देखेंगे यहाँ पर रिक्रूटमेंट को। देखिए, रिक्रूटमेंट क्या कहता है यहाँ पर। रिक्रूटमेंट मीन्स अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारी जॉब वैकेंट हैं उनके लिए ज्यादा से ज्यादा पीपल्स को अट्रैक्ट करना, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को अट्रैक्ट करना, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। वही रिक्रूटमेंट कहलाता है। यानी कि रिक्रूटमेंट को सीधी भाषा में कह सकते हैं कि बाहर जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उन सभी कैंडिडेट्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंट जॉब हैं उनके लिए अट्रैक्ट करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो हमारी उस वैकेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। तो वही हमारा रिक्रूटमेंट कहलाता है। रिक्रूटमेंट भी यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला रिक्रूटमेंट होता है हमारा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर। पहला है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सेकंड है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। यानी कि रिक्रूटमेंट हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सेकंड इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। दोनों को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। देखिए, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही रिक्रूटमेंट किए जाते हैं। यानी कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उन्हीं को ही प्रमोशन करके या ट्रांसफर करके हम न्यू जॉब के लिए अपॉइंट कर दें, तो वो हमारा कहलाता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सेकंड, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है जो कि आउटसाइड से न्यू कैंडिडेट हम अपनी उस वैकेंट जॉब के लिए अपॉइंट करें, तो वो हमारे कहलाते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड से हमने कैंडिडेट्स लिए हैं, राइट। तो हम बात करते हैं पहले इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है वो देखेंगे। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के मेथड्स कौन कौन से हैं। तो जिसमें सबसे पहला जो मेथड है वो है ट्रांसफर। यानी कि आप जानते हैं कि अगर हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के द्वारा अपनी उस वैकेंट जॉब पर ले जाना चाहें तो केवल 2 तरीके होते हैं हमारे पास उस जॉब को फिल करने के लिए। एक तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, दूसरा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को हम प्रमोट कर सकते हैं, प्रमोशन दे सकते हैं। तो ट्रांसफर आप जानते हैं, ट्रांसफर का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को एक ऐसी जॉब पर अपॉइंट करना जहां पर जो कि सेम लेवल पर हो। ध्यान रखना, ट्रांसफर का मतलब होता है कि एम्प्लॉय का अगर ट्रांसफर हो रहा है इट मींस सेम लेवल, जिस लेवल पर वो पहले वर्क कर रहा था उसी लेवल पर उसका ट्रांसफर होगा। इट मींस सेम रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेम अथॉरिटी, सेम पावर एंड सेम इनकम, जिसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। इट इज कॉल्ड ट्रांसफर। ये कहलाता है हमारा ट्रांसफर, जो कि सेम लेवल पर होता है। दूसरा हम बात करते हैं प्रमोशन। तो प्रमोशन आप जानते हैं, प्रमोशन का मतलब होता है कि अगर हम लोअर लेवल को उठाकर मिडिल लेवल पर प्रमोट कर दें या मिडिल लेवल को उठाकर हायर लेवल पर प्रमोट कर दें, इट इज अ कॉल्ड प्रमोशन। यानी कि जिससे उसकी इनकम भी इंक्रीज होगी, उसकी पावर, उसकी अथॉरिटी, उसके रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सभी उसके बढ़ जाएंगे, इंप्रूव हो जाएंगे। तो ये हमारा कहलाता है प्रमोशन। यानी एम्प्लॉय का प्रमोशन हो गया, यानी कि अपनी उस पोस्ट से, जो प्रेजेंट में पोस्ट है, उस पोस्ट से वो अपनी हायर पोस्ट पर चला गया। इट इज कॉल्ड प्रमोशन। बात समझ में आ गई। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को हम 2 मेथड के द्वारा कर सकते हैं, जिसमें पहला ट्रांसफर है और दूसरा प्रमोशन है, राइट। अब बात करते हैं हम
कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट अगर हम करते हैं तो उसके क्या फायदे फर्म को होंगे और क्या नुकसान होंगे। तो दोनों को देखेंगे, उसके मेरिट क्या हैं और डीमेरिट क्या हैं। तो सबसे पहले मेरिट की बात करते हैं। अगर इंटरनल सोर्स हम करते हैं रिक्रूटमेंट तो मेरिट्स क्या होंगे, उसके क्या फायदे होंगे। सबसे पहले इट इज इकोनॉमिकल। ये क्या है, इकोनॉमिकल है, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ रहा है, वहीं के वहीं उनका ट्रांसफर या प्रमोशन किया जा रहा है, तो वो इकोनॉमिकल है, फर्म के लिए इकोनॉमिकल यहाँ पर मेरिट होता है। सेकेंड इज इट मोटिवेट्स द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं, पुराने एम्प्लॉय हैं जो काम कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सभी इससे क्या होंगे, मोटिवेट होंगे, क्योंकि उन्हीं एम्प्लॉयज को हम अपने पुराने एम्प्लॉय को ही एक मौका दें, उन्हीं को ही न्यू जॉब पर हम ट्रांसफर या प्रमोट करें, तो सीधी सी बात है वो मोटिवेट होंगे। एंड थर्ड जो एडवांटेज होगा वो होगा लेस अमाउंट इज स्पेंड ऑन ट्रेनिंग। हमें ट्रेनिंग में भी खर्चा कम करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, तो वहां के सभी रूल्स रेगुलेशन और वहां के वर्क से वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हैं, तो इसलिए ट्रेनिंग पर भी आपका जो स्पेंड होगा वो लेस होगा। एंड फोर्थ इज सिमिलर विद रूल्स एंड रेगुलेशन। जो फैमिलियर रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब है कि एक तरह से वो रूल्स रेगुलेशन को ऑलरेडी जानते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन क्या हैं, तो वो फैमिलियर हो जाते हैं, एक तरह से फैमिली की तरह वर्क करते हैं, और रूल्स रेगुलेशन को ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करते हैं हम इसके डीमेरिट्स, यानी कि इसके नुकसान क्या हैं, इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो देखिए डीमेरिट्स क्या हैं। पहला, नो फ्रेश और न्यू आइडियाज विल कम। सबसे पहली बात, हमारे पास फ्रेश टैलेंट नहीं आएगा, कोई भी नया आइडिया नहीं आएगा, क्योंकि न्यू एम्प्लॉय आएगा तो वो नई आइडिया लेकर के आएगा, एक फ्रेश टैलेंट आएगा लेकर के, लेकिन जो पुराने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनके पास वही अपना पुराना होगा, तो इसलिए नो फ्रेश और न्यू आइडियाज विल कम। एंड सेकंड इज देयर विल बी लिमिटेड चॉइस। यहाँ पर हमारे पास लिमिटेड चॉइस होती हैं, क्योंकि जितने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उन्हीं में से ही हम कोई भी ट्रांसफर या प्रमोट कर सकते हैं। मान लीजिए 10 एम्प्लॉय मेरे पास है, केवल 10 में से ही हम कर सकते हैं, तो वो एक लिमिटेड चॉइस है, मेरे पास चॉइसेस ज्यादा नहीं है। एंड नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, और साथ में नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं होती है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक न्यू फर्म खोलना चाहे, अपनी नई ब्रांच खोलना चाहे, तो उसमें अगर वो ट्रांसफर या प्रमोट करती है तो नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट सुटेबल नहीं होते हैं। ओके, तो न्यू फर्म के लिए हमें न्यू कैंडिडेट चाहिए होते हैं, तो इसलिए ये इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड की बात करते हैं कि सेकंड जो हमारा सोर्स है रिक्रूटमेंट का वो है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो देखिए एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या कहता है। इट मींस एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट वो है जिसमें हम आउटसाइड से यानी न्यू कैंडिडेट्स को अपनी वैकेंट जॉब के लिए अप्लाई कराते हैं। तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की कुछ मेथड्स हैं। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हम किन मेथड के द्वारा कर सकते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आप सीधा जानते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर सीधा एक बोर्ड लगा दिया कि भाई हमें एक प्योन की आवश्यकता है, एक स्वीपर की आवश्यकता है, एक गेटमैन की आवश्यकता है, यानी जो लो क्वालिटी वाले एम्प्लॉय होते हैं, जिनको जो हमारे एक नॉर्मल एम्प्लॉय होते हैं, तो उनके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, जिसमें कोई एग्जाम, कोई रिटन वगैरह, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है। सीधा बोर्ड लगाया कि हमें इन एम्प्लॉय की आवश्यकता है या इन लेबर की आवश्यकता है, तो सीधा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, ये आप जानते हैं। तो ये पहला मेथड है आपका एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। सेकंड होता है कैजुअल कॉलर्स। देखिए कैजुअल कॉलर्स किसे कहते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें टाइम टाइम पर आपके रिज्यूम आते रहते हैं, बायोडेटाज आते रहते हैं, एम्प्लॉयज दे जाते हैं, तो हम क्या करते हैं उन बायोडेटाज के, उन रिज्यूम की एक फाइल कंप्लीट कर लेते हैं, फाइल बना लेते हैं, ताकि फ्यूचर में आवश्यकता पड़ने पर उन फाइल में से जो भी हमारे उस वैकेंट जॉब के लिए एप्लीकेबल होगा, सूटेबल होगा, उसको हम कॉल कर सकें। तो जो पुराने एग्जिस्टिंग हमारे पास बायोडेटा रिज्यूम पड़े हुए हैं, उनमें से ही जो कॉल करके कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है जॉब अप्लाई करने के लिए, वही हमारे कैजुअल कॉलर्स कहलाते हैं। एंड नेक्स्ट मेथड है हमारा एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग आप जानते हैं, एडवर्टाइजिंग कई प्रकार से की जा सकती है, पंपलेट के थ्रू भी की जा सकती है, न्यूज़पेपर के थ्रू भी की जा सकती है, और अपने फ्रेंड सर्कल में बताया जा सकता है। तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। एंड फोर्थ इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज।
देखिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि यहाँ पर क्या होती है, जो फर्म से और हमारे जो बेरोजगार कैंडिडेट्स होते हैं उनसे जुड़ी हुई होती है, यानी कि जिनको जॉब चाहिए वो वहाँ पर एक्सचेंज में जाकर के अपने रिज्यूम, अपने बायोडेटाज, अपने करिकुलम्स बताए इनको डिपॉजिट करा देते हैं, और जब भी उस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर उस प्रकार की उनसे रिलेटेड कोई भी जॉब आती है तो वो उनको बता देते हैं। तो वैसे ही फर्म के लिए भी काम करती है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम करती है। तो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाकर के सीधा कह सकती है कि हमें इस लेवल की जॉब के लिए कैंडिडेट चाहिए, तो वहां से आपको कैंडिडेट भी मिल सकता है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी एक मेथड है रिक्रूटमेंट करने का, जो कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करता है। नेक्स्ट इज फिफ्थ, प्लेसमेंट एजेंसीज। सेम प्लेसमेंट एजेंसीज भी वही वर्क करती हैं जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज करते हैं। प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं हमारी जो कि सीधा प्लेसमेंट के लिए गारंटी देती हैं कि आप हमारे यहाँ पर इतने पैसे जमा कराएं, इतने डिपॉजिट कराएं, इतने एडवांस दें, तो वहां से आप हम प्लेसमेंट करा देंगे। इस प्रकार की एजेंसीज होती हैं, बड़ी बड़ी सिटीज में होती हैं, आपने देखा होगा। एंड नेक्स्ट इज मेथड कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट आप सभी जानते हैं क्योंकि स्टूडेंट हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट होता है जो बड़े बड़े कॉलेज हैं, आपने देखा होगा सभी कॉलेज आजकल एक सीधा एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं कि हमारे यहाँ से MBA करें, हमारे यहाँ से इस कोर्स को करें तो आपका सीधा 100% प्लेसमेंट हम देंगे। तो वही कैंपस रिक्रूटमेंट है, यानी कि जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन या फर्म सीधे अच्छे कॉलेज में जाकर के वहां से अपनी आवश्यकता अनुसार जो भी उनकी स्किल रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने कैंडिडेट्स को वहां से प्लेसमेंट करती है, तो वो हमारी कैंपस रिक्रूटमेंट कहलाता है। तो ये भी एक मेथड है। एंड नेक्स्ट इज रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय, यानी कि जो एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेजेंट में वर्क कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं, उनके कहने पर, उनकी सिफारिश पर जिन एम्प्लॉय को हम अपनी वैकेंट जॉब के लिए अप्लाई कराते हैं, वैकेंट जॉब के लिए फिल करते हैं, वो हमारा रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय मेथड कहलाता है। नेक्स्ट इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जैसे कि हमें लेबर चाहिए, वर्कर्स चाहिए प्रोडक्शन के लिए, तो वो नहीं मिल पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में कॉन्ट्रैक्टर से हम कॉन्ट्रैक्टर से करते हैं जो कि काफ़ी विलेजेस से, काफ़ी टाउन से कनेक्टिविटी में होते हैं, जहां पर उनके पास काफ़ी सारे लेबर होते हैं, काफ़ी सारे वर्कर्स होते हैं, ताकि उनको बता दिया जाता है कि हमें इतने वर्कर या इतने लेबर की आवश्यकता है प्रोडक्शन के लिए, तो वहां से हम उनको अवेलेबल कर सकते हैं। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर ये भी एक मेथड है। एंड नाइन्थ मेथड होता है हमारा एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। टेलीविजन के थ्रू भी हम एडवर्टाइज कर सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इतनी पोस्ट वैकेंट है और इस लेवल की पोस्ट है, तो ये एडवर्टाइजमेंट टेलीविजन के थ्रू भी किया जा सकता है। एंड वेब पब्लिशिंग जो आजकल ट्रेंड में है, वेब पब्लिशिंग आप जानते हैं, यानी कि ऑनलाइन नेट के थ्रू। तो आपने देखा वो साइट पर ऊपर डाल देते हैं कि ये वैकेंट जॉब है, इस फर्म की है, इस ऑर्गेनाइजेशन की है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव आजकल वेब चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी डाले जा सकते हैं। तो ये सभी आपके मेथड्स हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करने के लिए। तो इन मेथड के थ्रू हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कर सकते हैं अपनी फर्म, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लेकिन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, इसके भी हम देख लेते हैं क्या क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो इसके मेरिट ऑफ एक्सटर्नल सोर्स की बात करेंगे, जिसमें पहला बात आता है फ्रेश टैलेंट। सबसे पहले तो अगर हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करते हैं तो फ्रेश टैलेंट होगा, एकदम न्यू टैलेंट आएगा क्योंकि न्यू कैंडिडेट है। सेकंड फायदा वाइडर चॉइस, हमारे पास चॉइसेस अधिक होंगी क्योंकि मान लीजिए 10 हमारे पास जॉब वैकेंट हैं और उसके लिए 100 हमारे पास रिज्यूम आए हैं, अप्लाई किया है 100 कैंडिडेट्स ने, तो 100 में से हमें केवल 10 को चूज करना है, तो काफ़ी हमारे पास चॉइसेस हैं, तो इसलिए वाइडर चॉइस होता है। एंड क्वालिफाइड पर्सनल, और जितने भी आएंगे वो सभी क्वालिफाइड पर्सनल आएंगे अकॉर्डिंग टू दिस वैकेंट जॉब। उस वैकेंट जॉब के अनुसार सभी आपके क्वालिफाइड पर्सन ही अप्लाइड करेंगे। एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नॉलेज, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नॉलेज हमको यहाँ पर प्राप्त होगी क्योंकि न्यू कैंडिडेट आ रहा है तो न्यू टेक्नोलॉजी लेकर के आएगा। तो ये सभी फायदे हैं एक्सटर्नल सोर्स के। इसके कुछ नुकसान भी हैं, डिमेरिट्स भी हैं, वो डिमेरिट्स देख लेते हैं कौन से हैं। नंबर 1, मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज गोज डाउन। जो हमारे पुराने एम्प्लॉय हमारी फर्म में काम कर रहे हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनका मोरल इससे डाउन होता है क्योंकि वो सोचते हैं यार हमारा भी प्रमोशन कर सकते थे, हमारा प्रमोशन क्यों नहीं किया, हमारे अंदर क्या कमी है ऐसी। तो इस प्रकार की जो नेगेटिव थिंकिंग है वो उनके माइंड में आ जाती है, तो इसलिए डीमेरिट्स भी हैं इसके। पहला मोरल डाउन होता है अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का।
एंड सेकेंड इज न्यू एम्प्लॉय मे नॉट एडजस्ट इन रूल्स एंड रेगुलेशंस। और जो न्यू एम्प्लॉय आ रहा है वो आसानी से या हो सकता है कि उस न्यू ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन में एडजस्ट ना हो पाए। ऐसा होता है कई बार कि कुछ फर्म, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन हार्ड होते हैं और इजीली नहीं होते हैं, तो उनमें एडजस्ट नहीं हो पाते न्यू एम्प्लॉय। हो सकता है कुछ महीने काम करने के बाद वो ड्रॉप कर दें। एंड लेंदी प्रोसेस, और जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करना है, ये एक लेंदी प्रोसेस है कि लंबा समय यहाँ पर लेती है कि पहले इस प्रकार से मेथड से आप एडवर्टाइज करें, उसके बाद में प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में आप इंटरव्यू, रिटन टेस्ट, काफ़ी प्रोसेस होती है। तो लेंदी प्रोसेस है और एक्सपेंसिव प्रोसेस भी है। तो इसलिए ये इसके मेरिट एंड डीमेरिट्स हो गए हैं। तो यहाँ पर पहला कंपोनेंट्स आपका कंप्लीट हो जाता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में मैंने आपको दोनों इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट और मेथड्स और उसके मेरिट डीमेरिट कंप्लीट कर दिया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपनी में सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग की। ओके, तो तब तक आप रिक्रूटमेंट को अच्छे से समझ लीजिए, इसका रिवीजन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।